गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एल्काइन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में एल्काइन की कुछ और प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे जो पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। ऑक्सीडेशन हमने एल्केन, एल्कीन और अभी हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक हमारा है एल्काइन। तो एल्केन तो बहुत ही लेस रिएक्टिव थे, उसके बाद में रिएक्टिविटी बढ़ी एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से। एल्काइन में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये भी कंपैरेटिवली एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऑक्सीडेशन में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंब्यूशन। तो कंब्यूशन हमने एल्केन में भी पढ़ा, एल्कीन में पढ़ा, ठीक वैसे ही एल्काइन में भी कंब्यूशन होता है। तो कंब्यूशन होता क्या, व्हाट इज कंब्यूशन? तो सबसे पहले बात करते हैं कंब्यूशन की। कंब्यूशन मींस बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। एयर की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन का बर्न होना क्या होता है? कंब्यूशन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का बर्न होना इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखिए आपने जितना भी हाइड्रोकार्बन पढ़ा, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन, वो एयर की प्रेजेंस में अगर आप उसको बर्न करते हैं तो बता आपको क्या बनता है? CO2 और H2। और इस दौरान, इस बर्निंग के दौरान कुछ हीट रिलीज होती है, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी। इसलिए हाइड्रोकार्बन को एज ए फ्यूल काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं और इस प्रोसेस को हम कंब्यूशन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो हम बोल सकते हैं कंब्यूशन क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो चलिए बात करते हैं एल्काइन में कंब्यूशन कैसा होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसा होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं एल्काइन का। देखिए 2 कार्बन का एल्काइन ले रहे हैं, इथाइन। इसको आप बर्न कीजिए एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज कीजिए, बर्न करवाइए। तो बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा कि CO2 बनेगा और क्या बनेगा? H2 बनेगा, CO2 और H2। दिस इज कंब्यूशन ऑफ एल्काइन और इस दौरान एनर्जी हीट रिलीज हो रही है। तो इसको आपको बताया था बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस कीजिए, उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए और फाइनल में ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। पहले कार्बन को, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन को। तो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो आप लिख लेंगे ट्वाइस CO2। ओके, अब हाइड्रोजन देखिए 1 2 और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो ये लीजिए हाइड्रोजन बैलेंस ही है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए? CO2 यानी 2 मोल्स है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 2:2 कितना हो गया? 4 और एक यहाँ पे कितना हुआ? 5 ऑक्सीजन हुए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 5/2। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो आपको यहाँ से मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए अगर मोल कंसेप्ट इस पे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? बैलेंस करनी आनी चाहिए। तो कंब्यूशन का हमने एक एग्जांपल देखा, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं कंब्यूशन का, कि किस तरह से किसी भी एल्काइन को आप बर्न कराते हैं तो क्या बनता है? CO2 और H2 बनता है। तो कितने मोल CO2 बनेंगे, कितने मोल वाटर बनेंगे, ये आपको देखना है। तो रिएक्शन को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो देखिए एक एग्जांपल बात करते हैं, प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आपने बर्न किया, दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो बताइए क्या बनना है? प्रोडक्ट सेम बनना, CO2 और H2। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाइए, बर्न कीजिए, कार्बन है ऑक्सीडाइज होकर CO2 और हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपने एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दिया। तो इसको बैलेंस करना हमको जरूर आना चाहिए, वरना मोल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कीजिए। यहाँ 1 2 3 कार्बन है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 3 कार्बन, लीजिए ये कार्बन बैलेंस हो गए। कार्बन के बाद में हम किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन को। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 3 और एक यहाँ पर कितना हुआ? 4 और बना H2। तो 4 करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्वाइस H2। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमको क्या करना? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 6, 3:2, 6 ऑक्सीजन एटम हुए और यहाँ कितना हुए? 2, 6 + 2 कितना हुआ? 8 और यहाँ पे कितना? O2। तो 8 करने के लिए आप क्या कर दें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 8 ऑक्सीजन इस साइड में हो गया। इस तरह से आपको ये बैलेंस करनी आनी चाहिए। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोकार्बन को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंब्यूशन बोलते हैं। दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कोई भी ऑक्सीडेशन हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है, यानी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी जो हम फूड ले रहे हैं, ग्लूकोज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। दैट्स व्हाई हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल। चलिए हम बात करते हैं
ऑक्सीडेशन के बाद में नॉर्मल ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद में बात कर रहे हैं, नॉर्मल ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा कंबशन के बाद में ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4, ये बेसिक मीडियम में आपको ऑक्सीडाइज करना है, एल्कलाइन KMnO4। इसमें याद रखिएगा कि इसमें इथाइन ये इस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होकर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये CH और ये CH ऑक्सीडाइज हो जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। बाकी के जितने भी एल्काइन हैं वो क्या होंगे, टुकड़ों में, फ्रैक्शंस में, टुकड़ों में एसिड बनाते हैं, यानी छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो इथाइन है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और बाकी के जितने भी एल्काइंस है आप क्या करेंगे, उनको डिस्कनेक्ट कर देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, दिस इज 2-ब्यूटाइन। और इसी कंडीशन में एल्कलाइन मीडियम में मैं ऑक्सीडाइज कराता हूं, तो आप क्या करेंगे, इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और जितने भी टुकड़े बनने हैं उनको एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ 2 कार्बन का फ्रैगमेंट बनना है, यहाँ 2 कार्बन का, तो आप क्या बोल सकते हैं, दोनों ही 2 कार्बन के एसिड यानी एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना भी आपको एल्काइन नजर आ रहा है, आप ट्रिपल बॉन्ड को बीच में डिस्कनेक्ट कीजिए, उतने ही कार्बन का क्या बना दीजिए, एसिड बना दीजिए। और ये डिटेल्स ऑक्सीडेशन की हम 12th क्लास का जो पोर्शन होगा आपको, उसमें डिटेल ऑक्सीडेशन अलग से लेते हैं। अभी आपके जितना भी जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ऑक्सीडेशन बताया, आपको क्या करना है, इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अगला ऑक्सीडेशन हम बात करते हैं, तीसरा, ऐसा ही बेसिक मीडियम में हो रहा है, ऐसा ही ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है, एसिडिक मीडियम में हो सकता है। KMnO4 या K2Cr2O7 आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले सकते हैं। तीसरा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इन प्रेजेंस ऑफ सिलेनियम डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन विद सिलेनियम डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, एल्काइंस को, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को कार्बोनिल कंपाउंड तक ऑक्सीडाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, तो ये सिलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड यानी ये डाई कीटोन बन गया, डाईओन बन गया, ये लीजिए। इस तरह से आपको नॉर्मल ऑक्सीडेशन है। सिलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, ट्रिपल बॉन्डेड को डबल, ये 2 बॉन्ड तोड़ देना, क्या करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है, तो ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। इसका नाम देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 3 डाईओन, ब्यूटेन 2 3 डाईओन, डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। तो कैसा भी एल्काइन हो, आप क्या करें, सिलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में उसका क्या करेंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड तक ऑक्सीडाइज होगा। और नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा ओजोनोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोनोलाइसिस हमने एल्कीन में बहुत डिटेल से पढ़ा है, ठीक वैसे ही ये है। तो ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन होगा ओजोनोलाइसिस, एल्कीन में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। कंडीशन क्या होती है, ओजोन की रिएक्शन कराते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एसिडिक मीडियम में या कोई सी मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। अगर ये जिंक की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये कंट्रोल्ड होता है, अदरवाइज ये फर्दर और ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये हमने डिटेल पढ़ी है। तो देखिए हम थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। एल्कीन में हमने क्या पढ़ा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, हमने इसका ओजोनोलाइसिस किया। पहले एक एडिटिव प्रोडक्ट बनता है जिसको हमने क्या नाम दिया, बोलो, इसका नाम दिया हमने ओजोनाइट। इस तरह से सब एडिटिव प्रोडक्ट बना, हमने डिटेल पढ़ी है, ठीक है। बाद में फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में ये बनता है कार्बोनिल कंपाउंड, CH3 CH डबल बॉन्ड O और CH3 CH डबल बॉन्ड O, और को प्रोडक्ट बनता है H2O2, ठीक है। ये सब डिटेल पढ़ी हमने। तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ओजोनोलाइसिस क्या कर रहे हैं हम, O3 और उसके बाद में इसकी वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। हमने उस वक्त डिस्कस किया था H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको और फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एल्डिहाइड होगा तो आगे क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको यहीं तक रखना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, जिंक की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे।
तो जिंक डस्ट एक क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक से रिएक्शन करेगा और जिंक और H2O2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो जिंक ऑक्साइड और H2O बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H2O2 की रिएक्टिविटी क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि इसने जिंक के साथ रिएक्शन कर ली। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगी। अगर जिंक नहीं है, जिंक नहीं डाला है, तो ये H2O2 क्या करते हैं, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ठीक ऐसा ही क्या करना है, एल्कीन की बजाय अब हम बात कर रहे हैं एल्काइन का। तो एल्काइन पे चलिए डिस्कस करते हैं कि एल्काइन का ओजोनाइसिस कैसे कराते हैं। तो एल्काइन पर ओजोनाइसिस देखिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। सबसे पहले हमने क्या किया, ओजोन से रिएक्शन कराए, एडिसिव प्रोडक्ट बनेगा CH3C। वहां डबल बॉन्ड थे, दोनों टूट रहे थे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, दो बॉन्ड टूटेंगे और एक बॉन्ड रहेगा और ये इस तरह से ओजोनाइड बनता है, ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसका आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे H2O से। तो जैसे वो टूटा था वैसे ये टूट रहा है और ये इसमें कार्बन कार्बन आपस में लिंक्ड है, अभी भी ये बॉन्ड अभी भी है, प्रेजेंट है। दिस इज, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ये बॉन्ड अभी भी है, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में। तो वहां पर डिस्कनेक्ट हो रहा था और ये हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में ये CO ग्रुप में कन्वर्ट हो रहे थे। उसमें ये बॉन्ड टूट रहा था क्योंकि वहां दो ही बॉन्ड थे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इनके बीच में अभी भी है। तो कंटिन्यूटी में डाईऑन यानी दो CO ग्रुप डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है इसमें भी। लेकिन अगर आपने जिंक लिया इसमें तब तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब H2O से रिएक्शन करते हैं तो को प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O2 बनता है। ये H2O2 इसको ब्रेक करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन अगर आपने जिंक लिया है तो ये H2O2 क्या करेगा, उस जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। अगर आपने जिंक यूज नहीं लिया होता, जिंक को काम में नहीं लिया, तो ये H2O2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये एब्सेंट होता तो यहां से डिस्कनेक्ट होकर के ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता। तो चलिए हम इस रिएक्शन वाइज इसको देखते हैं कैसे क्या कर रहा है। तो देखिए मैं इसको एक रिएक्शन के पैटर्न में डाल देता हूं। ये ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन, O3H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक की प्रेजेंस में ओजोनालाइसिस कर रहे हैं लेकिन जिंक नहीं ले रहे, इन एब्सेंस ऑफ जिंक। तो इसमें क्या होगा, इसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CCH3 डबल बॉन्ड टूटा, आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओजोनाइड बनाने की जरूरत नहीं है आपको। इस केस में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट यही बनेगा, पहले CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। लेकिन यहां पर आपने जिंक नहीं लिया है तो जो को प्रोडक्ट H2O2 बनेगा वो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होगा H2O2 की प्रेजेंस में, तो ये ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे। तो बस ये फर्क है जिंक के प्रेजेंस में और जिंक की एब्सेंस में। तो एल्काइन ऑक्सीडाइज होते हैं, जब जिंक है तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और अदरवाइज क्या है, रिडक्टिव ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीडाइज होने के बाद में वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, क्योंकि जिंक ने क्या कर दिया, उसको रोक दिया है। जो को प्रोडक्ट H2O2 बन रहा था वो जिंक के साथ रिएक्शन करके इस केस में तो कंट्रोल रहेगा, इस केस में अनकंट्रोल रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो देख लेना जिंक की प्रेजेंस है या नहीं है, इस बात को आपको नोट करना है। अगर जिंक है तो कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, अदरवाइज अनकंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा था फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हमने बात की थी ओजोनालाइसिस की, तो इसको नोट कीजिए। तो ये तीन चार तरह के हमने ऑक्सीडेशन देखे। अब ऑक्सीडेशन के बाद में हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। पॉलीमराइजेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन
ऑफ एल्काइन, अल्काइन। देखिए इसमें एक तो हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। इसमें थोड़ा प्रेशर और टेम्परेचर दे करके इस कंडीशन में, और प्रेशर, ये कंडीशन, तो इसमें साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा हम Cu2Cl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में लेते हैं। इससे चलिए बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो बनेगा लीनियर प्रोडक्ट, लीनियर प्रोडक्ट बनेगा, लीनियर प्रोडक्ट पॉलीमराइज्ड होगा, डाइसाइक्लिक डाइमर बन जाएगा और लीनियर प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। और कभी कभार ये कंडीशन पूछ लेते हैं, कभी कभी एनहाइड्रस निकल CN होल ट्वाइस, इसकी कंडीशन, इस कंडीशन में प्रेशर दे करके, तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा टेट्रासाइक्लाइजेशन होगा, टेट्रामर बनेगा, टेट्रामर, साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लिक बनेगा लेकिन टेट्रामर होगा, वो एल्काइन का इथाइन का क्या होगा, टेट्रामर। ये कैसा होगा, ट्राइमर, और ये क्या होगा, डाइमर बनेगा। तो ये तीन कंडीशन में हमको क्या करना है, एल्काइन का पॉलीमराइजेशन चेक करना है। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब, प्रेशर की, सब प्रेशर की कंडीशन, साथ साथ में प्रेशर दे रखा है इनमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेड हॉट ट्यूब, आयरन की हॉट ट्यूब में क्या होता है, एल्काइन का पॉलीमराइजेशन कैसा होता है। तो ये तीन कंडीशन आप नोट कीजिए, रेड हॉट आयरन ट्यूब, Cu2Cl2, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, और एनहाइड्रस निकल CN होल ट्वाइस, एनहाइड्रस, ये कंडीशन, ये तीन कंडीशन है। इनमें आपको क्या पूछ सकता है, पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस कर सकता है। तो जनरली आपके जो सिलेबस में है ये कंडीशन फेमस है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तीनों कंडीशंस याद रखनी है। तो चलिए बारी बारी से इनकी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथाइन का जब आप क्या करते हैं, आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, हाई प्रेशर की प्रेजेंस में जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये ट्राइमराइजेशन हो जाता है। कैसे होता है, H इस तरह से, तो ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, एक बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, एक बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है। तो इनके बीच में जो डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या होगा कि यहां पर एक एक बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है, CH डबल बॉन्ड CH। एक बॉन्ड जो यहाँ पर टूट करके इनके बीच में बनता है, ये सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना है वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में वो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड। इस तरह से अल्टरनेट पाई बॉन्ड और 6 कार्बन की रिंग बन जाती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, और बेंजीन क्या हैकल रूल को फॉलो करता है और कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें 3 एल्काइन या इथाइन की रिंग इन्वॉल्व होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइमराइजेशन। क्या बोल रहे हैं इसको, ट्राइमराइजेशन, ट्राई साइक्लाइजेशन भी बोल सकते हैं या ट्राइमराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आयरन की रेड हॉट ट्यूब में तो ये क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा, बेंजीन, या आप लिख सकते हैं C6H6। तो इथाइन से एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का बेस्ट मेथड है, एल्काइन से आप इजीली बेंजीन बना सकते हैं। कंडीशन क्या, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये आपको याद रखना है। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब में हाई प्रेशर की प्रेजेंस में अगर आप एल्काइन का ट्राइसाइक्लाइजेशन कराते हैं, ट्राइमराइजेशन कराते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल इथाइन के
रिएक्ट करके एक साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेंजीन बनाते हैं। तो इथाइन है एक साइक्लिक यानी बेंजाइन बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो गई, एरोमेटिक प्रोडक्ट बन गया। कैसे हो रहा है हमने बात की। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इथाइन के बजाय मैं यहां पर एक CH3 ग्रुप लगा देता हूं, CH3। तो ये क्या हो गया, प्रोपाइन। तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेता हूं। तो इमेजिन कीजिए यहां पर मैं एक CH3 लगा रहा हूं, CH3, फिर यहां पर क्या लगा दिया, CH3, और यहां पर क्या लगा दिया, CH3। तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर क्या होगा, CH3 लग जाएगा, यहां पर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, फिर यहां पर क्या लग जाएगा, CH3। अल्टरनेट आप जो लगा रहे हैं आप कैसे भी लगाइए, जैसे यहां पर लगाया आपने CH3 तो आप मैंने यहां लगा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। और एक ही कंडीशन है, जैसे यहां पर CH3 था तो मैं इस पर लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए सेम जगह, क्यों बाद में तो पाई बॉन्ड क्या हो गए, घूमते रहेंगे एरोमेटिक। यहां पर लगाया तो मैंने यहां पर ये CH3 लगा दिया, और यहां पर लगाया तो यहां पर ये CH3 लगा दिया। तो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्स्ट्रा कार्बन था वो बाहर की साइड में रह जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि यहां पर अगर एक कार्बन एक्स्ट्रा था तो आप क्या लगा देंगे, CH3 और CH3, मेसिटिलीन बन गया। क्या बन गया, मेसिटिलीन। 1 2 3 4 5 6, तो 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बन गया। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन जिसका कॉमन नेम है मेसिटिलीन। तो अगर आपने इथाइन लिया था और इसका रेड आयरन ट्यूब में क्या किया आपने, रेड हॉट आयरन ट्यूब में आपने इसका ट्राइमराइजेशन कराया था तो बेंजीन बनी थी, लेकिन अभी इथाइन की जगह आपने क्या लिया है, प्रोपाइन लिया है, तो क्या हुआ कि कार्बन बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन बन जाएगा। अब सोचिए अगर मैं एक एक कार्बन और बढ़ा देता, प्रोपाइन की जगह मैं क्या ले लूं, यहां पर एक कार्बन और ले लूं, कंडीशन वही है। तो क्या होगा, यहां पर भी एक एक कार्बन आपको और ले लेना, CH3, यहां पर भी क्या होगा, CH3, यहां पर भी एक कार्बन एक्स्ट्रा ले लिया, CH3। तो हर कार्बन पर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, हर कार्बन पर CH3 एक्स्ट्रा लग जाएगा बाहर की तरफ। तो आप क्या समझेंगे कि यहां पर हेक्सामेथाइलिन 1 2 3 4 5 6 हेक्सामिथाइल बेंजीन बन जाएगा, जैसे ग्रुप थे वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से एल्काइन का क्या करा सकता है, एरोमेटाइजेशन करा सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में बदल सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, रेड हॉट आयरन ट्यूब और प्रेशर। तो इस तरह से 3 एल्काइन जुड़ करके एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इथाइन लिया तो क्या बना, बेंजीन बना, प्रोपाइन लिया तो क्या बना, मेसिटिलीन बना, और ब्यूटाइन लिया, 2 ब्यूटाइन लिया तो क्या बन गया, ये हेक्सामिथाइल बेंजीन बन गया। इनकी पोजीशन आपको बता देनी है। तो ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, आपको कंडीशन याद रखनी है, ये कन्वर्जन में बहुत यूजफुल है। आपको ये डायरेक्ट एल्काइन को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का बेस्ट मेथड है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मेन सिलेबस में अपना यही है, एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन है ये। अब हम बात करते हैं अगले, अगर इथाइन की रिएक्शन एनहाइड्रस NiCN होल ट्वाइस और प्रेशर की प्रेजेंस में अगर मैं कराता हूं तो टेट्रामराइजेशन होता है, टेट्रामराइजेशन। और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसे वो उसमें हो रहा था वैसे ही होगा, एक छोड़ करके एक, इस तरह से ये डबल बॉन्ड आ सकते हैं, ये छोड़ के यहां, उसके बाद में ये यहां पर ये डबल बॉन्ड। तो साइक्लोऑक्टेन बन गया। और देखिए डबल बॉन्ड कहां पर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 साइक्लोऑक्टेन बन गया। लेकिन इन कहां पर है, 1 पर, देन 3, देन 5, देन 7। तो क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स देख रहे हैं आप। और कितनी इन है, 4 इन है, तो टेट्राइन। तो क्या बना, 1 3 5 7 साइक्लोहेक्स टेट्राइन, या साइक्लोहेक्स 1 3 5 7 टेट्राइन, ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्स 1 3 5 7 टेट्राइन।
ये टेट्रामराइजेशन, क्या बोल रहे हैं इसको, साइक्लिक टेट्रामराइजेशन। रेड हॉट आयरन ट्यूब में क्या हो रहा था, ट्राइमराइजेशन होता, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन, बेंजीन बनना था। यहां पर क्या बनना है, ये बनना है, साइक्लिक कंपाउंड बनना है, लेकिन ये 8 कार्बन का बनना है। इसमें 4 एल्काइन यानी 4 इथाइन आपस में जुड़े हैं और इस तरह से साइक्लिक प्रोडक्ट बना देते हैं। तो कभी कभी ये कंडीशन आपको पूछी जाए तो आप क्या करना, टेट्रामराइजेशन कर देना। ठीक, चलिए एक और बात करते हैं। अगर कंडीशन ये हो CO2 Cl2 और साथ में अमोनियम क्लोराइड Q+ क्लोराइड के साथ, तो इसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इथाइन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर एल्काइन, अभी आगे पढ़ाने वाला हूं, ये एसिडिक नेचर का होता है। क्या होगा, एसिडिक नेचर का। इजीली क्या निकाल सकता है, प्लस और ये माइनस, इजीली H+ निकाल सकता है, और इसमें ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है। तो ये H इसके पास और एक नेगेटिव वाला पोर्शन इसके पास, तो क्या बन सकता है, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, मैं इस कार्बन पे इसको अटैच कर रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, दिस अटैच विद दिस कार्बन, CH डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो गया, इसका ये H यहां जुड़ रहा है, तो क्या हुआ, CH2। ये एसिटिलीन है, इस पर विनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, इसको बोलते हैं विनाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन पर विनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, ये ऐसी रिएक्शन हो रही है। तो ये एक लीनियर क्या बन रहा है, लीनियर चेन बन रहा है। अभी देखिए दोबारा एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल और लें, तो इसका ये एसिडिक ग्रुप H+ है, ये दूसरी साइड में भी जुड़ सकता है। इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, आगे प्रोडक्ट और बन सकता है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल और एसिटिलीन का लेता हूं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं और ये यहां से जुड़ेगा इस पर, तो आप क्या बना सकते हैं, ये बॉन्ड, जैसे मान लीजिए यहां से हम, ज्यादा एसिडिक नेचर इसकी है तो आप इसका H+ लीजिए यहां से, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ऐसा ही एक ग्रुप और इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस साइड, जैसे विनाइल ग्रुप है, ऐसे ही ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होने के बाद में ये भी विनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज विनाइल ग्रुप। यहां से ये H निकल करके इस डबल बॉन्डेड से अगर बनता है, तो यहां पर ये CH डबल बॉन्ड और CH और ये H निकल करके यहां पर CH2, तो ये एक लीनियर पॉलीमर बनना है, एक विनाइल ग्रुप ये रहा। तो अगर आपने एक एथाइन पर दूसरा एथाइन मॉलिक्यूल अटैच किया, कंडीशन यही है, CU2 Cl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड, तो एक लीनियर पॉलीमर बनता है। पहले एक विनाइल ग्रुप एथाइन पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो विनाइल एसिटिलीन, ठीक है, दोबारा रिएक्शन करा देंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, ये विनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो डाई विनाइल एसिटिलीन, तो इस तरह से एक लीनियर पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या होगी, Q+ क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये 3 कंडीशन हमने पॉलीमराइजेशन की पढ़ी, 2 साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है और एक लीनियर पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखिए, ये वाली रिएक्शन, यहां तक मैं इसको यूटिलाइज करूंगा पॉलीमराइजेशन में, तो फिर से बता रहा हूं इसको। तो इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर मैं इथाइन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कराता हूं, कंडीशन आपको पता है, Q+ क्लोराइड Cu2Cl2 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C और CH डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइल एसिटिलीन बन गया, ये आपने अभी देखा। अब मैं इसकी रिएक्शन HCl से कराता हूं, HCl। तो आपको पता है कि जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों किसी कंपाउंड में हो, तो जनरली हम HCl या कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन कराते हैं, HCl HOH जो भी है, तो डबल बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये रूल्स हमने पढ़ा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हो, अल्टरनेट हो, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो रिएक्शन कहां होती है, हमने रूल पढ़ा, डिस्कस किया है, ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शन होती है। तो इस केस में HCl की रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा और ये HCl जो आपको पता है जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये
ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन इस पर होगी, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, HC, ये H यहाँ जाएगा तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CCl और बाकी का ऐसे का ऐसा रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। और इस प्रोडक्ट का इसका नाम है 1 2 3 4, इसका नाम है 2 क्लोरो, कितने कार्बन है टोटल, 4, ब्यूटा और डाइन है, कहां कहां पर इन है, ब्यूटा 1 3 डाइन, 2 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाइन। और इस मॉलिक्यूल का बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है, इसका कॉमन नेम है क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन। और हम 12th क्लास में पढ़ेंगे पॉलीमर एक चैप्टर नेक्स्ट ईयर में, तो क्या होगा नेक्स्ट सेशन में जो आपने आगे अगले सिलेबस में आप जब आओगे 12th में, तब उसमें देखोगे कि क्लोरोप्रीन जो ये एक मोनोमर है, इससे सिंथेटिक पॉलीमर बनाता है, इसको बोलते हैं नियोप्रीन। तो इसके पॉलीमराइजेशन से, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो एक सिंथेटिक पॉलीमर बनता है, इसका नाम होगा नियोप्रीन, नियोप्रीन, सिंथेटिक रबड़, दिस इज सिंथेटिक रबड़। तो आपसे ये क्लोरोप्रीन बनाने का मैंने मेथड बता दिया, अपने सिलेबस में यहीं तक है। तो देखिए, जब इथाइन के मॉलिक्यूल आपस में इस कंडीशन में जुड़ जाते हैं तो विनाइल एसिटिलीन बना देते हैं, जब इसकी HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, क्लोरोप्रीन बनता है। जो क्लोरोप्रीन सिंथेटिक रबड़ का मोनोमर है, ठीक है, और उस सिंथेटिक रबड़ का नाम होता है नियोप्रीन। ये पॉलीमराइजेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इस पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जितना भी पॉलीमराइजेशन है वो आपने देखा। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है एसिडिक नेचर ऑफ वन एल्काइन। तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ वन एल्काइन। देखिए, इस कार्बन पर देखिए, इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इस पर, इसका मतलब हुआ इस पर s परसेंटेज इंक्रीज हो गए, और जब s परसेंटेज बढ़ते हैं तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है तो जो पार्शियल जो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है उसके साइड इलेक्ट्रॉन वो थोड़े किसकी तरफ होंगे, कार्बन की तरफ, और उस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। यानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से इस बॉन्ड में क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये इजीली यहां से रिलीज हो सकता है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और H+, ये ठीक है। अब देखिए, इसको एक तो हमने इस कंसेप्ट पे देखा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कंसेप्ट है कि यहां पर वन एल्काइन जिस पर टर्मिनल कार्बन पर H जुड़ा होता है, sp हाइब्रिडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई, पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या रिलीज हो सकता है, H+ आयन बाहर निकल सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वन एल्काइन या टर्मिनल एल्काइन क्या होते हैं, एसिडिक नेचर शो कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट, एक कंसेप्ट तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेस माना। दूसरा देखिए, जब कोई भी एसिड H+ रिलीज करने के बाद में जो बनाता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बोल रहे हैं इसको, कॉन्जुगेटेड बेस। और इसका कॉन्जुगेटेड बेस बहुत ही वीक है। क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस बहुत वीक है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम दो कंपेयर करते हैं दो चीजों को, एक और ले लेते हैं एसिड बेस कंसेप्ट। अब देखते हैं, अगर मैं यहां पर बात करता हूं RCH2CH2H एल्केन की बात करता हूं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं एल्कीन की और फिर एल्काइन की। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कंसेप्ट से मैं इसकी एसिडिक नेचर को प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरा मैं बात कर रहा हूं एल्कीन, और ये टर्मिनल एल्कीन है, और अब बात कर रहा हूं मैं टर्मिनल एल्काइन की, ठीक है। अगर ये एसिड हैं तो इनका H+ निकालने के बाद ये क्या बनाएगा, RCH2CH2 माइनस, ओके। और ये क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH माइनस, और ये क्या बनाएगा H+ निकालने के बाद में RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये H+ निकालने के बाद में ये बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए,
ये जब एसिड है, मान लो इसको हम एसिड मान लें, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस और ये कॉन्जुगेटेड बेस। इन बेस में, तीनों बेस में, ये अगर मैं इसको 1, इसको 2 और 3 दूं, तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, 1, उसके बाद कौन सा है, 2 और उसके बाद कौन सा है, 3। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सी होगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्जुगेटेड बेस किसका स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका एसिड क्या होता है, वीक होता है। जिसका एसिड, देखिए एसिड बेस कंसेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो याद रखना कि वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, वीक होता है। तो यहां देखिए ये एसिड सबसे वीक है, ये कॉन्जुगेटेड बेस सबसे वीक है। तो बताइए इन तीनों में सबसे वीक ये है, तो इनका एसिड, इन तीनों में से सबसे अच्छा एसिडिक नेचर किसकी होगी, इस 1 एल्काइन की होगी। तो एक तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो पोलर नेचर शो करते हैं, आसानी से H+ निकाल सकते हैं। यहाँ एसिड बेस कंसेप्ट देखते हैं तो कॉन्जुगेटेड बेस बहुत वीक है, इट मींस इसकी एसिडिक नेचर क्या है, अच्छी है। जो अच्छा एसिड है तभी तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या निकला, वीक निकला। तो इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, टर्मिनल एल्काइन, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये एसिड बेस कंसेप्ट ये प्रूव कर रहा है ये अच्छा एसिड है इनके कंपैरिजन। तो 1 एल्कीन और 1 एल्काइन में अच्छा एसिड कौन सा है, तो 1 एल्काइन अच्छा एसिड है। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्जुगेटेड बेस इस एल्कीन के कॉन्जुगेटेड बेस के कंपैरिजन में क्या है, बोलिए, वीक है। और वीक किसका हो सकता है, अच्छे एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, वीक होता है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि इस 1 एल्कीन और 1 एल्काइन में अच्छा एसिड कौन सा है, 1 एल्काइन एसिड। ठीक है, तो ये हमने एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, इनकी रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू।